साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। इससे पहले भी अड्डा में हम आपसे ये बात रेखांकित कर चुके हैं कि बहुत बार कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसी बातें होती हैं जो किसी न किसी कारणवश बड़ी-बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के चक्कर में लोगों की नजर से चूक जाती हैं। लेकिन सुर्खियों का ये जो पूरा बाजार है, इसमें ऊपर नजर ना आने का मतलब ये नहीं कि इन घटनाओं का महत्व नहीं होता। और खास करके ये खबरें जिन लोगों के जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं, उनके लिए तो इनका महत्व और भी ज्यादा होता है। आज हम ऐसी ही एक खबर की बात आपके साथ लेकर आए हैं, क्योंकि हम सबके लिए और विशेष रूप से मेरे लिए ये एक ऐतिहासिक घटना है, एक ऐतिहासिक खबर है। साथियों, बुधवार को बिहार में एक दुर्दांत नक्सली जिनका नाम सुरेश कोड़ा है और वो कई बार मुस्तकिम नाम से भी उनको जाना जाता था, और वो कितने खतरनाक आतंकवादी थे इसका अंदाजा लगाइए कि उनके ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम सुरक्षा बलों ने घोषित किया हुआ था। बहरहाल बुधवार को इस सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकिम ने पुलिस को संपर्क किया और मुंगेर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आज सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद पूरा मुंगेर और पूरा बिहार नक्सली मुक्त घोषित किया गया है। ये काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है एसटीएफ के द्वारा, मुंगेर पुलिस के द्वारा, और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग इसमें रहा है। सुरेश कोड़ा जी को जो आत्मसमर्पण नीति के तहत जो लाभ मिलने हैं, उसका हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निष्पादन करेंगे। इसके अलावा उनके पूरे परिवार को और समस्त आदिवासी क्षेत्र में जितने हमारे लोग रहते हैं, तो सरकार की जन कल्याण योजनाएं हैं, तो सबका लाभ उनको देने के लिए हम लोग विशेष कैंप लगाएंगे ताकि जो मुख्य धारा में जितनी योजनाएं हैं सबका लाभ उन लोगों को मिले। आप में से जो लोग इन घटनाओं को फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि पिछले कुछ समय से बिहार सरकार केंद्र के प्लान के मुताबिक आत्मसमर्पण सह पुनर्वास योजना नाम की एक स्कीम चला रही है, जिसके तहत जो लोगों ने जो नक्सली बन गए, जिन्होंने अपना देश अपनी व्यवस्था के खिलाफ बंदूक उठाई, उनको ये प्रेरित किया जाता है कि वो बंदूक का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में आ जाएं और आत्मसमर्पण कर दें, और फिर आत्मसमर्पण करने के बाद उनके आगे के जीवन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए उनको सम्मान पूर्वक जीने का हक मिले, उनको रोजगार मिले, उनको अन्य लोगों के जैसे ही एक परिवार के साथ रहने का अवसर मिले, सामान्य समाज में वो घुल मिलकर एसिमिलेट होकर रहें। इसके लिए ये योजना चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तेलंगाना में, हर जगह ऐसी स्कीमें अभी जारी हैं। और अब हम आते हैं नई खबर पर। तो नई खबर यह है कि सुरेश कोड़ा का जब आत्मसमर्पण हुआ तो सिर्फ एक बड़े या दुर्दांत नक्सली का आत्मसमर्पण नहीं था। इस आत्मसमर्पण के साथ ही बिहार में नक्सल टेरर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यानी जो लाल आतंक है, उसकी समाप्ति का ऐलान कर दिया गया। यानी बिहार से लाल आतंक, रेड टेरर अब खत्म हो चुका है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी घटना है। उस बिहार में जहां लेट 1960s 1966-67 के आसपास शुरुआत जो नक्सलवाद की बताई जाती है, रिकॉर्ड्स के मुताबिक भोजपुर से पहली घटना जहां हुई थी, तब से लेकर आज तक इतने दशकों में आप सोच सकते हैं कि ये एक कितना बड़ा माइलस्टोन, कितना बड़ा मील का पत्थर हमारी पुलिस और हमारे सुरक्षा बलों ने हासिल किया है। मेरे लिए ये विशेष रूप से महत्व क्यों रखता है? क्योंकि साथियों, मेरा पैतृक गांव बिहार के जहानाबाद जिले में है। वो बदनाम जहानाबाद जिला जो माओ आतंक का एक हॉटबेड, एक सबसे ज्यादा जो माओवाद प्रभावित जिला माना जाता था, और हमने वो समय देखा है जब शाम और रात तो भूल जाइए, दिन और दोपहर में निकलना भी खतरे से खाली नहीं होता था। मैंने भी लोगों को
किलिंग उनकी होते हुए देखा है, और किस तरह से माओइस्ट कमांडर्स जो हमारे ही बीच गांव में मिलकर गांववासी की तरह रहते थे, और अचानक पता चलता था कि ये तो जी इतना बड़ा कमांडर है। तो कैसे माओवाद ने वहां एक एक गांव में अपनी पैठ बनाई थी। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि माओवाद जो ये दावा करता था कि जो भूमिहीन है, जो गरीब है, जो सबसे ज्यादा समाज के शोषित तबकों से आते हैं, वो उनके अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई हो नहीं सकता। जो वास्तव में बहुत गरीब थे, भुखमरी की कगार पर थे, शोषित थे, उनका बिहार में, कम से कम बिहार के बारे में मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूं कि उनका कोई भला माओवाद ने कभी नहीं किया। हाँ, माओवादियों ने ये जरूर किया कि बंदूक की नोक पर गांव के गांव लोगों के हत्याकांड किए, बच्चों तक को नहीं छोड़ा, पुलिस पर हमले किए, हथियार छीने, ताबड़तोड़ किडनैपिंग्स की और एक्सटॉर्शन, लोगों से वसूली की। तो हिंसा का तांडव जबरदस्त हुआ, लेकिन वास्तव में जो गरीब और शोषित जिनके बारे में बात वो करते थे, उनके जीवन में कोई अंतर वो नहीं ला पाए। वो अंतर आज आ रहा है जब विकास और सरकार के जो स्कीमें हैं, सरकार के जो कार्यक्रम हैं, वो गांव गांव तक पहुंच रहे हैं। बहरहाल ये लंबी चर्चा हो जाएगी, तो आपको यहां मैं बता दूं साथियों कि उस समय माओवाद क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा था। क्योंकि आखिर अगर आज माओवाद का सफाया बिहार से हो गया है, तो ये काम पहले क्यों नहीं हो सकता था। साथियों, इसके दो कारण हैं। पहला जो मुख्य कारण है वो ये था कि बिहार की पुलिस के पास ना तो बिहार की पुलिस इतनी इक्विप्ड थी, ना उनके पास इस तरह के असलहे और इस तरह की तैयारी थी कि इन दुर्दांत, इन बहुत ही हिंसक माओवादियों से जूझ सके, और ना वहां की सरकार में इच्छा शक्ति थी। बल्कि आप देखें तो दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सरकार में चूंकि इच्छा शक्ति नहीं थी, इसीलिए पुलिस को उसके लिए तैयार नहीं किया जाता था। और इसमें होता क्या था, इसमें सबसे बड़ा दोष लालू राबड़ी रेजिम का है, और इसीलिए आप देखेंगे कि बिहार में नक्सलवाद का सबसे खतरनाक, सबसे वर्स्ट जो पीरियड था वो लालू राबड़ी रेजिम में था। क्यों? क्योंकि ये माओवादी, ये नक्सली जो कभी गरीब और भूमिहीन और शोषित लोगों की आवाज बनने का दावा करते थे, दरअसल ये किलर्स फॉर हायर, ये जो भाड़े पर हत्या करने की बात है, ये इस तरह का एक किलिंग मशीन बन गए थे। ये वहां की सत्ताधारी पार्टी के लिए बूथ कैप्चर करते थे, उनके लिए हिंसा करते थे, और बदले में उनको प्रश्रय मिलता था, या कहिए कि उनको खुली छूट मिलती थी कि वो जो चाहे वो करें। तो एक बहुत ही कोजी रिलेशनशिप, एक बहुत ही आपस में मेलजोल का एक इनका रिश्ता था। और इसीलिए दावे तो बड़े बड़े पुलिस करती थी, लेकिन कभी नक्सलवाद पर कुठाराघात नहीं किया। जब एनडीए की सरकार आई और नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने ऐलान किया कि माओवाद के खिलाफ खुलकर लड़ाई लड़ी जाएगी। मगर तब तक केंद्र में यूपीए की सरकार आ चुकी थी, और ईमानदारी से कहा जाए तो यूपीए की सरकार में कुछ लोग ऐसे थे जो नक्सलवाद, रेड टेरर को सबसे बड़ी देश की सुरक्षा पर चुनौती समझते थे और उससे लड़ना चाहते थे। लेकिन उस सरकार में पॉलिसी कंफ्यूजन इतना था, और वो एक कदम आगे चले तो दो कदम पीछे चलते थे। इसी कारण से, और वो क्योंकि केंद्र की तरफ से उस तरह का जबरदस्त समर्थन नहीं मिला, तो उस समय भी माओवाद पर बिहार में एनडीए सरकार ने काबू किया, लेकिन बीच बीच में घटनाएं होती रही। आज स्थिति यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल्टीमेटम दे दिया है कि मार्च 2026 के अंत होते होते पूरे देश से लाल आतंक इतिहास बन चुका होगा, उसको जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। मोदी जी के 11 साल में देश सुरक्षित हुआ है। ये देश के 11 राज्य में नक्सलवाद हुआ करता था, ये 11 साल में 11 राज्य में से नक्सलवाद अब
3 जिलों में बचा है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाए। और इसीलिए बिहार में एनडीए सरकार और केंद्र का जबरदस्त समर्थन, इस पूरे ये जो ऐतिहासिक घटना हुई है कि बिहार में जो कभी नक्सलवाद का हॉटबेड बन चुका था और वहां के रहने वाले निवासी अपने घरों से निकलने में डरते थे, अपने पड़ोसी से डरने लगे थे, वहां आज नक्सलवाद खत्म हो गया। ये ऐतिहासिक मील का पत्थर हमने हासिल किया है। बिहार की जनता, बिहार की पुलिस, बिहार का प्रशासन और केंद्र सरकार और हमारे संपूर्ण सुरक्षा बल इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और ये अकेली खबर नहीं है। कुछ हफ्ते रुक जाइए साथियों, पूरे देश से लाल आतंक जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा और तब हम लौटकर फिर आएंगे और आपसे कुछ इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।